चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करें। आवाज एक बार क्लियर कर दीजिए, आवाज आ रही है? आज आवाज आ रही है ना? चलिए आ रही है तो चलते स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है जैन धर्म के संस्थापक। जैन धर्म के संस्थापक आज यहाँ पर देख सकते हैं जैन धर्म। और याद रखिए जैन धर्म कौन थे, तो यहाँ पर आपके मूल संस्थापक या यहाँ पर कह सकते हैं जिन्हें प्रथम प्रवर्तक कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो आदिनाथ को। किसे कहा जाता है? आदिनाथ को। और आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा कि आदिनाथ तो है नहीं है, लेकिन भाई साहब आदिनाथ को ऋषभ देव भी कहा जाता है। ठीक है, आदिनाथ को ऋषभ देव भी कहा जाता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बने कौन सा? डी हो जाएगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ देव थे। यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। देखो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि आपके मूल संस्थापक है ना, वैसे आपका शुद्ध आपको होना चाहिए कि मूल शब्द कौन है। क्यों? क्योंकि जैन धर्म में संस्थापक में कौन आते हैं? ऋषभ देव ही तो पहले थे। और कौन थे? ऋषभ देव पहले आए थे। और ऋषभ देव को ही हम लोग क्या जानते हैं, तो आपके कह सकते हैं आदिनाथ के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? चलिए यहाँ पर बताइएगा। कह रहा आपसे यहाँ पर रियल में महावीर स्वामी ही होंगे। परेशानी क्यों हो रही भाई? रियल में वही है, लेकिन मुख्य तो हम लोग बोलेंगे मूल संस्थापक। हमने यहाँ पर पढ़ाया आपको, हमने इसमें आपको पढ़ाया, एक पॉइंट बताया है कि मूल संस्थापक कौन है ना। हमने ये तो बताया आपको, मेन पॉइंट आपको बताया कि मूल संस्थापक कौन है ना, या प्रवर्तक इसे बोलेंगे तो उसी को, इन्हीं को तो बोलेंगे ऋषभ देव को। वैसे तो आपके कौन होते हैं तो आपको पता ही होगा, महावीर द्विवेदी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, जैन धर्म में पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो देखो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? 3 का। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौशाम्बी से। ठीक है, जो पार्श्वनाथ थे ये कहाँ से संबंधित थे, तो आपके कौशाम्बी से थे। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न का आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर कह सकते हैं कि जो जैन रहे हैं इनके कुछ प्रतीक रहे हैं, और इन प्रतीक को अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आप आसानी से 1 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं देखा है तो भी आज यहाँ पर देख लीजिएगा। आदिनाथ का जो कह सकते हैं कि प्रतीक था वो क्या था, तो वृषभ था, कि वृषभ था, इसका 1 हो जाएगा। मल्लिका नाथ का क्या था? जल कलश था, तो इसका 4 हो जाएगा। पार्श्वनाथ का जो कह सकते हैं इनका चिन्ह था वो सर्प था, इसका 3 हो जाएगा। और संभवनाथ का जो प्रतीक था वो अश्व था अर्थात घोड़ा था, इसका आपको 2 हो जाएगा। तो 1 4 3 2 1 4 3 2 कहीं लिखा है? जी हाँ, ऑप्शन पहला ही आपको दिख गया होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, कह रहा आपसे, चलिए काफी लोगों को कमेंट आ रहे हैं कि यूपीएसआई की बैच, यूपीएसआई का हम टाइम टेबल बता देंगे, और दूसरे जो हमारा तीसरा चैनल है उस पर आपको स्टार्ट कर देंगे क्लासें। ठीक है, टाइम टेबल एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा ना हमें भाई, तीनों चैनल में क्लासेस चल रही हैं। हमारा जो ये पहला तो आपका यही चैनल है, दूसरा हमारा चैनल है गुरुजी एग्जाम सेंटर जिस पर फॉरेस्ट गार्ड की क्लासें दे रहे हैं, और तीसरा चैनल है उस पर आपको यूपीएसआई का टाइम टेबल आपको सेट कर देंगे, तो उसमें आपकी क्लासें चलने लगेंगी। ठीक है, चलिए तो कह रहा आपसे महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में, या वैशाली में? सही जवाब कौन सा बनेगा? तो यहाँ पर याद रखिएगा, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडलग्राम पे या वैशाली में। सही बताइए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो वैशाली के निकट, बिल्कुल सही है। यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन राइट आपका ए लगा दें या डी लगा दीजिए? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, इसमें कौन सा हो जाएगा? ए नंबर या वैशाली? चलिए यहाँ पर राइट आंसर भाई सबके अलग क्यों आ गए? यहाँ पर किसी का बी भी आया है, किसी का ए भी आया है, किसी का डी भी आया है, यह क्या बात है? तो देखो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आपका कुंडल वन है, कुंडल वन कहाँ पड़ता है? तो कुंडलग्राम पे पड़ता है। कुंडलग्राम कहाँ पड़ता है? तो वैशाली के निकट पड़ता है, वैशाली के निकट पड़ता है। देखो मतलब यहाँ पर जो दिया गया है पॉइंट क्या दिया गया है कि वह कुंडलग्राम भी दिया है, वैशाली भी दिया है। अब हम आपसे बोले कि यहाँ पर कौन सा आपका होगा, तो भाई जो मेन गांव आपको दिया है, जैसे हम आपको बोल दें, आपसे अगर बोल दें कि आपका जो जनपद है, जनपद मान लीजिए जैसे फैजाबाद है ना, फैजाबाद है, फैजाबाद में अगर गांव है तो गांव पहले लिखा जाएगा ना, तो गांव पहले लिखा जाएगा, इसका मतलब हम पहले कुंडलग्राम पहले लिखेंगे, इसके बाद तो जनपद लिखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पहला शब्द इसको प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, अगर कुंडलग्राम ना होता तो हम वैशाली को लगा देते, लेकिन पहले गाँव लिखेंगे फिर ही तो जिला के लिखेंगे ना, इस कारण से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? यहाँ पर जवाब दीजिएगा, सही जवाब कौन सा हो जाएगा?
तो देखो महावीर जैन की मृत्यु हुई थी आपके पावापुरी में। कहां पर हुई थी? पावापुरी में हुई थी, जो कि राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? सी हो जाएगा। एक क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लेता है कि इनकी जो मृत्यु हुई थी तब इनकी उम्र कितनी थी। तब इनकी मृत्यु कितनी, मतलब उम्र कितनी थी? 72 वर्ष की थी। याद रखिए, जब इनकी मृत्यु हुई थी तब इनकी उम्र कितनी थी? आपकी 72 वर्ष थी। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है तीर्थकर संबंध शब्द जो संबंधित है ये किससे संबंधित है? तीर्थकर शब्द जो संबंधित है ये किससे संबंधित है? बौद्ध से, ईसाई से, हिंदू से या जैन से? तो याद रखिएगा, तीर्थ का शब्द जो प्रयोग किया गया है वो जैन को ही किया गया है। और जैन में आपके कुल तीर्थकर जो हुए हैं कितने हुए हैं? तो 24 तीर्थकर आपके हुए हैं, जिन्हें समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया है। ठीक है। प्रथम जो आपके थे ऋषभदेव थे, और अंतिम कौन थे? तो अंतिम आपके महावीर स्वामी थे। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, कह रहा है जैन तीर्थकारों के क्रम में अंतिम कौन थे? जैन तीर्थकारों में क्रम में अंतिम कौन थे? तो देखो अभी हमने बताया पहले जो आपके थे वो आपके ऋषभदेव थे, जिन्हें आदिनाथ कहते हैं, और आपके अंतिम जो आपके थे 24वें नंबर के वो आपके कौन से? तो आपके महावीर स्वामी हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन राइट आपका कौन हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, कह रहा है कि प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वो है आपके, तो भाई कौन है? प्रभासगिरी में किनका जन्म स्थान आपका है, किनका तीर्थ स्थल है? तो याद रखिए जैनों का। ठीक है। किसका है? प्रभासगिरी जो आपका है किसका है? तो जैनों का है। इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। आपसे पूछा गया प्रभासगिरी कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश का जो आपका कौशाम्बी जनपद है ना, कौशाम्बी जनपद है, वहीं पर आपका स्थित है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द प्रयोग हुआ है ये शब्द कौन सा है? चलिए 12 का जवाब कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिए जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द प्रयोग हुआ है कैवल्य। क्या हुआ है? कैवल्य। इनको पूर्ण ज्ञान को बोला जाता है, ज्ञान की प्राप्ति को बोलते हैं, कैवल्य कहते हैं। ठीक है। अच्छा एक पॉइंट होता है कि जो आपके महावीर द्विवेदी महावीर मतलब जो आपके थे महावीर स्वामी थे, इनको कितने वर्षों के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? कितने वर्ष लग गए थे इनको कठिन परिश्रम करते समय, मतलब तप करते समय? तो याद रखिए 12 वर्ष। ठीक है। कितने वर्ष लगे थे? तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद हुआ था। वहीं पर जो बुद्ध थे तो बुद्ध को लगा था 6 वर्ष, इनको लगा था 12 वर्ष। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न से पूछा गया है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? मतलब कह सकते हैं कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? चलिए यहां पर दिया गया है कौन सी नदी है? स्वर्णशिष्टा, पलाशिनी, गंगा या ऋजुपालिका? आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ऋजुपालिका नदी। ठीक है। ऋजुपालिका नदी। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? डी सही हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि अनेकांतवाद निम्न में से किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? 20 का जवाब सही कौन सा हो जाएगा? 20 का जवाब कौन सा बनेगा? अनेकांतवाद जो मानते हैं वो जैन मत मानते हैं। कौन मानते हैं? तो आपके जैन मत मानते हैं। याद रखिए जैन तीर्थ का जो आपके हैं। ठीक है। इन्हें सप्तभंगी सिद्धांत भी कहते हैं। याद रखिए ये अनेकांतवाद को एक शब्द और दिया गया है जिसे बोला गया है सप्तभंगी। ठीक है। कौन सा है? सप्तभंगी सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। ठीक है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? निम्न में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो याद रखिए ये भी आपका कौन है? तो आपका जैन धर्म है जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखो सरल प्रश्न जो आपके होते हैं वो तो आपको आते ही हैं, नए प्रश्न नहीं पढ़ोगे तो आपको पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं होता ना भाई। नए प्रश्न जो आप पुराने प्रश्न पढ़ लिए हो अब वो तो आते नहीं हैं, अब सोचो वही पढ़ ले तो भाई इतना हो जाएगा, तो इससे कोई मतलब भी नहीं निकलते। आपको नए प्रश्न तो पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? मतलब जो जैन धर्म है उनका मेन बिंदु क्या है? वो किस पर फोकस करते हैं, किस पर आपका होता है? याद रखिए ये लोगों का जो आधारभूत बिंदु है वो आपकी अहिंसा। क्या है भाई? अहिंसा है। ठीक है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? सी, अहिंसा बन जाएगा। ठीक है। चलिए विराग मत लगाइएगा, इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा अहिंसा।
अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि यापनीय किसका एक संप्रदाय था? यापनीय किसका एक संप्रदाय था? देखो ये जो संप्रदाय है ये भी है किसका? तो आपके जैन धर्म का ही है, ठीक है। यापनी जो आपका संप्रदाय है ये किसका है? तो आपके जैन धर्म का है। और इसकी उत्पत्ति जो आपकी हुई है दिगंबर, आपने सुना होगा कौन सा संप्रदाय आपका? तो दिगंबर नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं? सुने हैं। तो याद रखिए दिगंबर संप्रदाय से इसकी उत्पत्ति हुई है। याद रखिएगा यहां पर आपका जवाब कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत की धार्मिक प्रथाओं में आपके स्थानक वासी संप्रदाय का संबंध किससे है? देखो दिया गया है स्थानक वासी संप्रदाय का संबंध। स्थानक वासी संप्रदाय का संबंध भी आपके जैन से है। अब इसमें से देखो जैन में इसमें आपके जो ना आपके श्वेतांबर, ठीक है। देखो कौन आपके? श्वेतांबर। अभी इसके पहले आपने पढ़ा था दिगंबर, लेकिन यहाँ पर स्थानक वासी संप्रदाय का जो संबंध है वो भी जैन से है, लेकिन श्वेतांबर लोगों से, ठीक है। किससे संप्रदाय से? श्वेतांबर वालों से, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ माना जाता है? सबसे पूर्वकालिक ग्रंथ जो आपका है जैन, आपका सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ जो कहलाता है ये आपका कौन सा होता है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या 14 उपपूर्व। ये भी आपके लिए हो सकता है नया प्रश्न हो। तो याद रखिएगा सबसे पूर्वकालिक जो आपका ग्रंथ है वो 14 पूर्व है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा सी हो जाएगा। 14 पूर्व प्राचीन जैन ग्रंथ है और अंतिम नंद राजा के समय में यहाँ पर संबुधित विजय और भद्रराव जैन आपके जो थे इसके अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? कह रहा है आपसे कि कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? जैन साहित्य का भाग नहीं है। कह रहा है थोरी गाथा, आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग और आपका बृहत कल्प सूत्र। ये भी आपके लिए नया प्रश्न है, कोई नहीं 3-4 हमने नए प्रश्न रखे थे, है ना। सरल सरल प्रश्न से आपको मजा जरूर आएगा, लेकिन एग्जाम सेंटर में बैठोगे तो आप रोगे। इससे अच्छा है पहले थोड़ा सा यहाँ पर कठिन परिश्रम कर लो, तो बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? ए हो जाएगा। याद रखिए आरंभिक जैन साहित्य का भाग कौन सा नहीं है? तो थोरी गाथा ये नहीं है। ये थोरी गाथा है किसका? थोरी गाथा जो आपका है ये बुद्ध साहित्य है, ठीक है। क्या है भाई? तो ये बुद्ध साहित्य है। थोरी गाथा बौद्ध साहित्य का है, ठीक है। लेकिन ये जो 3 है वो जैन साहित्य से हैं, ठीक है। याद हो गया। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जब जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन हुआ था इसके समय में जो श्वेतांबर संप्रदाय थे उसके जो संस्थापक थे वो आपके कौन थे? चलिए ये तो आपके लिए सरल है ना, ये तो आपका सरल है। तो देखो यहां पर कह सकते हैं कि जो सरल है आपका श्वेतांबर संप्रदाय से ये आपके थे कौन? तो आपकी स्थूलभद्र, ठीक है। श्वेतांबर से आपके क्या हो जाएगा? सा से श्वेतांबर, सा से आपकी स्थूलभद्र। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? आपका ए आपका राइट आपका हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, योसुद, विपिन या प्रभास? सही जवाब कौन सा बनेगा? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाल। यहाँ पर राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा? आपका ए हो जाएगा। जमाल थे, ठीक है। जमाल थे, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? कौन सी जैन सभा थी जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हो गया था? मतलब यहाँ कह सकते हैं श्वेतांबर जो आपके थे, ठीक है, ये जो आपका हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में, ठीक है। कहां पर हुए थे? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। पाटलिपुत्र में जो प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें से श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया था, ठीक है ना। और इसके पहले जो आपके थे सभी शास्त्र नष्ट हो गए थे, ठीक है। इनके लिए एकत्र करने के लिए 4वीं शताब्दी में जैन सभा का आयोजन किया गया था, ठीक है। चलिए और अगला प्रश्न आता है। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? समाधि मरण किस दर्शन से है?
तो याद रखिएगा यहाँ पर 36 का ऑप्शन आपका बनेगा। ये भी संबंधित है आपके जैन दर्शन से, ठीक है। जो समाधि मरण ये आपका है किससे संबंधित है, तो जैन दर्शन से है। इसे समाधि बोला जाता है या इसे संथारा भी बोल दिया जाता है। याद रखिए समाधि मरण को एक नाम और दिया जाता है जिसे बोला जाता है संथारा, ठीक है। क्या बोलते हैं, संथारा एक वर्ड, ये भी नाम आपका पूछा जाता है, ठीक है। मतलब जीवन के अंतिम समय में मृत्यु जब निकट आती है तो ये जानकर स्वेच्छा से ही अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा है। व्यक्ति को यह लगने लगता है कि हम मृत्यु के करीब हैं तो वह खुद खाना पानी क्या करता है, त्याग देता है ना। और इसे दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार मरणी आपको कहा जाता है, या इसे एक शब्द और होता है संलेखना, ठीक है। बोला जाता है इनकी जो मरने की प्रक्रिया होती है, प्राण त्यागने की प्रक्रिया होती है, इसे संलेखना प्रक्रिया भी कहा जाता है। तो इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट में याद रखना है, ठीक है। याद रहेगा। अब चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है संलेखना बता तो दिया भैया, पूरे बताएंगे, जितना भी पॉइंट है पूरा पॉइंट बताएंगे, आप घबराइएगा मत, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं हमारे चैनल पर। चलिए आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, 38 का जवाब देना है, 38 का जवाब देना है। तो देखो आजीवक संप्रदाय, ये क्वेश्चन आपका हद से ज्यादा बार पूछा गया है, मतलब बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। कहा जाता है कि मक्खिल गोसाल, ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाए कौन सा, सी। मक्खिल गोसाल जो आपके हैं प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद हो गया। मतभेद के चलते इन्होंने क्या किया कि महावीर की शिष्यता इन्होंने त्याग दिया और आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना इन्होंने कर दिया था। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए और ये जो आपके थे ये नियतिवाद, ठीक है, किसमें, नियतिवाद में विश्वास करने लगे थे, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, सर जी हिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा हो गए आज तो। चलिए 2-3 क्वेश्चन ज्यादा हुए होंगे, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, तो परेशान हो रहे हैं। चलिए निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है ना। देखो हम 25 क्वेश्चन जरूर बोलते हैं, लिखा जरूर होता है, लेकिन 25 नहीं होते, वो ज्यादा ही क्वेश्चन आपके होते हैं। हम कम नहीं पढ़ाते हैं, ज्यादा ही पढ़ाते हैं हमेशा, ठीक है। देखिए कह रहा है किसने प्रतिपादित किया था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। ये जो प्रतिपादित किया किसने, 39 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आजीवक संप्रदाय ने, ठीक है, आजीवक संप्रदाय ने किया था। तो यहां पर राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। और कहा जाता है कि संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा ही पूर्व नियंत्रित और संचालित होती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, यहां पर दिया है सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड दिया गया है, यहां पर संप्रदाय दिया है। इस प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए। कह रहा है जो आपके आचार्य थे लकुलिस, लकुलिस जो आपके थे, इनका जो सिद्धांत था ये सिद्धांत था पाशुपत, ठीक है, पाशुपत सिद्धांत है इनका, इसका आपका 3 हो जाएगा। नागार्जुन जो थे इन्होंने शून्यवाद का प्रतिपादन किया था, इसका 2 हो जाएगा। भद्रबाहु ने जैन धर्म जैन का किया था, इसका आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। गोसाल ने किया था आजीवक का, इसका आपका 1 हो जाएगा। तो 3 2 4 1 3 2 1 4 3 2 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 ऑप्शन राइट आपका कहाँ दिख रहा है, बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए खुश रहिए ज्ञान यादव जी, खुश रहिए। चलिए अगला प्रश्न आपसे दिया है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया था। देखो यहाँ पर दिया है बराबर की गुफाएं, ठीक है, और ये बराबर वाली बराबर नहीं है, ठीक है, बराबर जगह है, ठीक है। तो बराबर की गुफाओं का प्रयोग किया था ये आजीवकों ने किया था, ठीक है। आजीवक जो आपके थे ये मौर्य युग में जो पर्वत होते हैं, पर्वत की गुफाओं को, ठीक है, पर्वत में जो गुफाएं उनको काट कर निवास करने के लिए एक कला का ये विकास हुआ था, ठीक है। तो यहां पर आपका राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा, ए नंबर आपका यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगले प्रश्न का आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन जो आपके दोनों ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वो आपके कौन से हैं। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों के ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो आपके हैं वो कौन से हैं। इसको हमने यूपी जीके में बहुत बार पढ़ाया है, आपको बहुत बार पढ़ाया होगा। ये जो आपके दोनों ही स्थल हैं आपके कौन है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा कौशाम्बी, ठीक है, कौन आपका है कौशाम्बी, ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, कह रहा है श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने यहाँ पर स्थापित कराई थी। सही जवाब यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा,
तो इस प्रश्न का जवाब आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर। ये आपके थे कौन, तो आपकी चामुंडा राय ने, किसने कराया था, चामुंडा राय नामक जो आपके थे, ठीक है, ये आपके पंच पल्लम के समय आपके थे, ठीक है, कर्नाटक जो पड़ता है कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में है स्वर्णबेलगोला, ठीक है। तो ऑप्शन राइट आपका कौन हो जाएगा, यहाँ पर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये 57 फीट की ऊंची प्रतिमा आपकी है, ठीक है। और भरत जो आपके बाहुबली थे ना, बाहुबली प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर, कह रहा है कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है। ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ गए हैं। इसके पहले हमने नदियां कंप्लीट किया था। आज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं नदियों से जो आपके शहर वगैरह होते हैं, है ना, सब टॉपिक जो आपका है पूछा जाना है, सब कवर हो रहा है। कह रहा है गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर जो है वो आपका कौन सा है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है, याद रखिएगा, ये सबसे बड़ा शहर है आपका कौन सा, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कानपुर, ठीक है। सबसे बड़ा शहर जो आपके गंगा किनारे है वो आपका कौन सा है, तो आपका कानपुर हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगला आपसे पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, यहां पर देखो दिया है फतेहपुर, भागलपुर, उत्तरकाशी और आपका कानपुर। तो देखो ये कानपुर तो आपको है ही है, कानपुर से आगे जाएंगे तो फतेहपुर मिल जाएगा, फिर आपका भागलपुर भी है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा सी नंबर, उत्तरकाशी, ठीक है। उत्तरकाशी उत्तराखंड में है ना, गोमुख नामक स्थान से है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी, उत्तरकाशी यहाँ पर आपका नहीं हो जाएगा, ठीक है। उत्तरकाशी जो आपके है वो आपके भागीरथी, ठीक है, कौन आपका है, भागीरथी। हमने बताया है कि भागीरथी जो आपकी है भागीरथी, तो भागीरथी नदी को देवप्रयाग में गंगा बोला जाता है। इसके पहले तो भाई भागीरथी बोली जाती है ना, इस कारण से। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, कह रहा है लेह अवस्थित है। लेह मतलब आपका लद्दाख, ठीक है, लद्दाख जो अवस्थित है, लेह अवस्थित है, ये जो आपका है ये किस नदी के तट के बाएं है। याद रखिए लेह जो अवस्थित है ये कौन सी नदी के तट में है, तो देखो झेलम है, लेकिन झेलम की झेलम है और आपका सिंधु है। तो देखो ऊपर से हमने आपको बताया था जो आपकी कश्मीर है यहां से आपकी जाती है सिंधु नदी, सिंधु नदी, और इसमें से अगर हम बात करें तो सिंधु जो बसा है वो आपका हो जाएगा सिंधु नदी के दाएं तट पर आपका स्थित है, ठीक है, सिंधु नदी के दाएं तट पर आपका स्थित है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा सी, सिंधु नदी के दाएं तट पर आपका स्थित है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर, कह रहा है निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है। कौन एक सुमेलित नहीं है, कह रहा है गोरखपुर बसता है राप्ती नदी के किनारे, तो हमने यूपी जी के बताया था, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है आपसे यहाँ पर लुधियाना, कह रहा है रावी नदी किनारे, तो ये लुधियाना रावी नदी किनारे नहीं बसा है, ठीक है। लुधियाना जो पंजाब है वो आपके कहाँ पर है, सतलज नदी किनारे, ठीक है, सतलज नदी किनारे। इसका मतलब है कि आपका जो ऑप्शन बी है वो आपका गलत हो गया है, ठीक है। वहीं पर जबलपुर बसा है नर्मदा नदी किनारे और सूरत बसा है ताप्ती नदी किनारे। तो आपका जवाब कौन हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, कह रहा है निम्न में से किसका सुमेल नहीं है, किसका सुमेलन यहाँ पर नहीं है। भाई वीडियो अगर पसंद आया करे तो दिल खोलकर वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए, शर्माने वाली कोई बात नहीं होती है, ठीक है ना, उसमें ना आपको पैसा लगता है ना कुछ लगता है, ठीक है। चलिए तो कह रहे निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है। कह रहे अहमदाबाद जो बसा है वो बसा है साबरमती नदी किनारे, ये आपने भी पढ़ा है और हमने भी पढ़ा है, तो इसका हमने ये सही कर दिया। दूसरा दिया है हैदराबाद, हैदराबाद दिया है कृष्णा नदी किनारे, तो भाई ये तो हमने नहीं पढ़ा है, हैदराबाद कृष्णा नदी किनारे तो नहीं बसा है ना। हैदराबाद बसा है कृष्णा नदी की सहायक नदी है मूसी नदी, है ना। हैदराबाद जो बसा है कृष्णा की ही सहायक नदी है, सहायक नदी कौन सी है, तो आपकी मूसी नदी है, तो मूसी नदी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका बी वाला आपका गलत हो जाएगा। वहीं पर कोटा बसा है चंबल नदी किनारे और नासिक बसा है गोदावरी नदी किनारे। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा गलत है, कौन सा जोड़ा गलत है, यहाँ पर 6 का जवाब देना है। तो देखो कोटा दिया है, कह रहा है चंबल दिया है, अभी आपने पढ़ा कि कोटा चंबल नदी है, बिल्कुल सही है। यहाँ दिया है भुवनेश्वर, भैया भुवनेश्वर जो दिया है भुवनेश्वर मतलब उड़ीसा राज्य की राजधानी है, और उड़ीसा राज्य में एक कौन सी महानदी दिया है, सही कौन सा जोड़ा गलत है ना, तो भुवनेश्वर। तो यहाँ पर देखो ये महानदी के तट पर नहीं है,
मतलब कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन आपका बी, क्योंकि जो बसा हुआ है महानदी उड़ीसा वाला है, उड़ीसा में है, भुवनेश्वर आपका नहीं है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं पर जबलपुर है नर्मदा, सूरत है आपका ताप्ती। ऑप्शन भी आप देखते हैं तो देखो कोटा भी हमने बताया चंबल में, जबलपुर है नर्मदा में, सूरत है ताप्ती में, इसका मतलब बी वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर देखो, यहाँ भी सुमेलित करने को दिया गया है। कह रहा है कटक, कटक मतलब यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है उड़ीसा है ना, कटक मतलब उड़ीसा हो गया, तो कटक मतलब उड़ीसा मतलब ये है महानदी, जो महानदी है, तो इसका कौन सा बनेगा, इसका बनेगा 3 बनेगा। लुधियाना किस नदी किनारे है, लुधियाना मतलब पंजाब, पंजाब मतलब कह सकते हैं सतलज नदी किनारे, इसका 4 हो जाएगा। नासिक बसा है, नासिक बसा है महाराष्ट्र मतलब आपके गोदावरी नदी किनारे, तो इसका गोदावरी हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। उज्जैन बसा है जो कि मध्य प्रदेश अर्थात क्षिप्रा नदी में, इसका आपका 2 हो जाएगा। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, जो कि 3 4 1 2 और उठाकर फेंक दो। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए मार दीजिए, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है, कौन एक सुमेलित नहीं है। चलिए यहाँ पर देखो दिया है अहमदाबाद बसा है साबरमती, ये आपने पढ़ा है। फिर आपने पढ़ा होगा लखनऊ बसा है गोमती नदी किनारे, ये भी आपने पढ़ा है। भुवनेश्वर दिया है, फिर से देखो आ गया महानदी, तो भाई उज्जैन बसा है क्षिप्रा में, मतलब ये भी सही है। इसका मतलब है कि आपका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सी, भुवनेश्वर महानदी किनारे आपका नहीं बसा हुआ है। ठीक है, नहीं बसा हुआ है। ठीक है, अच्छा अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न से अगला पूछा गया है, कह रहा है कि उज्जैन स्थित है, उज्जैन स्थित है, उज्जैन जो स्थित है वो किस नदी किनारे है। चलिए 9 का जवाब देना है उज्जैन, और उज्जैन जो बसा है आपको पता है कि यहाँ पर आपका अर्धकुंभी लगता है, और ये कहाँ पर है, तो आपका 9 का ऑप्शन बनेगा बी, क्षिप्रा नदी के किनारे है, क्षिप्रा नदी के किनारे हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। अच्छा अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। यहाँ पर आप आ गया है, कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है, चलिए कह रहा है बैतूल, देखो बैतूल जो जिला है, बैतूल ये मध्य प्रदेश का एक जिला है, याद रखिएगा। ठीक है, बैतूल जो है मध्य प्रदेश का एक जिला है, और ये जो आपका है ये ताप्ती नदी किनारे है। ठीक है, ताप्ती में, इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका 4 बन जाएगा। फिर दिया है जगदलपुर, ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जो जिला है, छत्तीसगढ़ का जो बस्तर जिला है उसका एक नगर है जो इंद्रावती नदी किनारे है, इसका 1 हो जाएगा। ये कठिन है बस इसमें। ठीक है, तो इसका 1 हो जाएगा। जबलपुर कहाँ बसा है, तो ये आपको पता ही है कि जबलपुर है आपकी नर्मदा नदी में, तो इसका आपका 2 हो जाएगा। उज्जैन है आपका क्षिप्रा में, तो इसका 3 हो जाएगा। तो आपको 2 तो पता था, 2 नहीं पता था, वो आज आपने सीख लिया। तो इसका आपका कौन हो जाएगा, इसका आपका बनेगा कौन सा बनेगा, 4 1 2 3, 4 1 2 3 कहीं है, 4 1 2 3, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन आपके सामने बी नंबर आपका हो गया। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। यहां पर कह रहा है हुंड्रू प्रपात निर्मित है, हुंड्रू प्रपात निर्मित है। हुंड्रू प्रपात जो आपका है याद रखिएगा, हुंड्रू प्रपात है ये कहां पर है, यहां पर जवाब दीजिए कहां पर आपका है, कौन सी नदी है। यहां पर देखिए हुंड्रू प्रपात जो आपका है याद रखिएगा, यहां पर आपका स्वर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा नदी पर आपका है। ठीक है, जो कि आप देखा जाए तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया है कि किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात जो आपका है यह किस नदी पर आपका है। चलिए यहां पर देना है कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और आपकी महानदी, इसमें से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। तो आपने पढ़ा होगा कि शिव समुद्रम जो आपका है किसमें, कावेरी नदी पर है, और इस नदी का उद्गम है कर्नाटक के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से है ना। और इसका जो कावेरी नदी है कहाँ से होकर जाती है, कर्नाटक से, केरल से, तमिलनाडु में इसका विस्तार है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ जलप्रपात दिए हैं और आपको दिया गया है कि कौन सी नदी पर कौन सा प्रपात बना है। देखो एक जलप्रपात है दूध सागर जलप्रपात, है ना। देखो बहुत बच्चे बहुत होशियार होते हैं, वो सोचा करते हैं सरल सरल पढ़ लें, मजा आता है यूट्यूब में कमेंट करने में। लेकिन भाई साहब सरल पढ़ना का हो तो भैया काहे बार बार पढ़ो, थोड़ा अच्छा पढ़ लो, लेवल का पढ़ लो, तो आपको हमेशा काम देगा, है ना। अपनी मेमोरी को थोड़ा बदलो, नहीं बदलोगे तो भाई बाद में दिक्कत होगी, बाद में कहोगे सर हमें डांट रहे हैं। हम डांटते नहीं, आपको समझा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सामने से हम सिर्फ बोल ही सकते हैं, है ना, यहाँ पर बोल सकते हैं ऑनलाइन में। अगर आप
कमरे में होते या हमारे कोचिंग में होते तो आपको इफेक्ट दूसरे पड़ता, फिर आप कहते कि नहीं हाँ जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ऐसे आप कुछ भी समझ लीजिए। ठीक है, चलिए देखो दूध सागर दिया है, दूध सागर ये है आपकी कौन सी नदी, मांडवी नदी। ठीक है, इसका जो जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा, इसका आपका 4 हो जाएगा, मतलब इसका 4 हो जाएगा मांडवी। ठीक है, फिर आपका दिया डुडुमा। ठीक है, डुडुमा दिया है, ये है आपके मच्छकुंड, ये उड़ीसा में पड़ता है, ये जो आपका है उड़ीसा में पड़ता है। गोकाक जो आपका है ये घाट प्रभा जो बेलगाम कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, इसका आपका हो जाएगा कौन सा 1 हो जाएगा। जोग जो आपका है जोग ये शरावती नदी कर्नाटक में है, तो इसका आपका 3 हो जाएगा। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3, 4 2 1 3, ऑप्शन राइट आपका बनेगा कौन सा, यहां पर आपका ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है। यहां पर देखो दिया गया है कुछ आपके प्रपात हैं और कौन सी नदी है, कौन सा प्रपात है कौन सी नदी है, देख लीजिए भाई। कपिल धारा जलप्रपात दिया है आपकी किसमें, गोदावरी में दिया है। कपिल धारा जलप्रपात जो दिया है वो दिया है गोदावरी नदी में, लेकिन भाई साहब आपको बता दें कि गोदावरी नदी पर नहीं है, ये कपिल धारा जलप्रपात जो आपका है किसमें है, तो आपके नर्मदा नदी पर। ठीक है, किसमें है, नर्मदा नदी पर है, तो इसका मतलब है पहला ये ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत है। फिर दिया है जोग प्रपात आपकी शरावती में है, शिव समुद्रम आपकी कावेरी में है, तो 2 ऑप्शन आपके पास में है, 2 और 3, केवल 2 और 3 जो दिया है वो आपको बी वाला ऑप्शन आपका दिया गया है, केवल 2 और आपका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका कौन सा है। चलिए यहां पर आपको जवाब देना है, कपिल चौधरी जी यहां पर वेलकम है, और जवाब दीजिए इसका राइट आंसर आपका सही कौन सा हो जाएगा। चलिए कपिल जी जवाब दीजिए जल्दी से, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। थासा लगता ना सर, भैया राहुल वर्मा जी आपकी लैंग्वेज हम समझ नहीं पा रहे हैं, थासा लगता ना सर मतलब हम समझ नहीं पाए आपकी लैंग्वेज, अगर हमारी लैंग्वेज में लिखोगे तो हम समझ सकते हैं। चलिए देखो दिया है सबसे ऊंचा जलप्रपात 6 नंबर में, देखो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, यहाँ पर देखो जोग प्रपात है, कुंचिकल है, और राकिम और आपका है केवती। तो याद रखिएगा जोग मत लगाइएगा, यहां पर लगाना है ऑप्शन बी को, कुंचिकल प्रपात। ठीक है, अब आपको जो आप लगाना है क्या लगाना है, कुंचिकल जलप्रपात लगाना है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। 2018 में टीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन जब पूछा गया तब से इसका जवाब आपको अब बी ही आ रहा है, हर जगह और हर एग्जाम में यही सिखाया जाता है, कुंचिकल ही बोला जा रहा है। ठीक है ना, तो ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से, निम्न युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहां पर कह रहा है कौन सा आपका सुमेलित नहीं है, कह रहा है आपसे शिव समुद्रम प्रपात दिया है कावेरी नदी में, तो भाई कावेरी नदी में आपने अभी पढ़ा था जो कि बिल्कुल सही था। चुलिया प्रपात है चंबल नदी पर, यह भी आपका सही है। फिर कह रहा है जोग प्रपात कृष्णा नदी पर है, तो भाई जोग प्रपात कृष्णा नदी पर नहीं है, कौन सी नदी पर है, शरावती नदी पर है। ठीक है, किसमें है, शरावती नदी पर है, शरावती नदी पर है। इसका मतलब है कि आपको ऑप्शन से आपका यहाँ पर गलत हो गया है। ठीक है, वहीं पर धुआंधार प्रपात आपके नर्मदा में है जो कि आपका सही था, तो इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर मैं आपकी वीडियो डेली देखता हूँ, चलिए और देखते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और कह सकते हैं कि आप देखेंगे तो आपका ही भविष्य बनेगा, है ना। देखो जो जितना पढ़ लेगा उतना ही ज़्यादा होगा, हम तो क्लासें दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, सबको निमंत्रण देते हैं भाई सब लोग पढ़ लीजिए, और जो लोग आएंगे वो लोग पढ़ेंगे, उनका भविष्य बनता रहेगा, है कि नहीं। चलिए इसका जवाब दीजिए, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। चलिए झारखंड का पूछा है, तो यहां पर देखो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, यहां पर डी हो जाएगा, ये आपका पड़ता है बूढ़ा घाघा। ठीक है, कौन सा है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है आपका कौन सा है, तो आपका है बूढ़ा घाघ। ठीक है, कौन सा है, बूढ़ा घाघ है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा, यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर कि भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप में, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। देखो नियाग्रा जलप्रपात जो कि अमेरिका में है और सबसे चौड़ा जलप्रपात है, उसकी तुलना अपने भारत में भी की गई है, जो भारत का चौड़ा प्रपात है। और ये जो आपका नियाग्रा प्रपात है याद रखिएगा, ये किसे कहा जाता है, तो 10 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, चित्रकूट प्रपात। ठीक है, कौन हो जाएगा, यहाँ पर बी चित्रकूट प्रपात हो जाएगा। ठीक है, राय पटेल लगते ना सर जी, चलिए पता नहीं। अगला प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, कह रहा है भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में है।
देखिए ये क्वेश्चन अभी आपका पूछा गया था, कह रहा है कि भारत में जो भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में है? धुआंधार, दूध सागर, नोखली कई प्रपात या लैडसिंग प्रपात? याद रखिएगा, ये है ऑप्शन राइट आपका बी, आपका दूध सागर। ठीक है, कौन आपका है? दूध सागर प्रपात। ये पश्चिमी घाट में स्थित है या गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर आपका है। ठीक है, किस पर है? तो आपको पता है गोवा किस नदी किनारे बसा है? तो आपके मांडवी नदी के किनारे बसा है, उसी में प्रपात है। ऑप्शन का बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे अगला पॉइंट कह रहा है कि भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? भेड़ा घाट का आपने नाम सुना होगा, भेड़ा घाट का आपने नाम सुना होगा। याद रखिए, भेड़ा घाट पर जो जलप्रपात है वो है दुग्ध धारा। ठीक है, कौन सी धारा है? ऑप्शन बी हो जाएगा, दुग्ध धारा है। दुग्ध धारा ऑप्शन राइट का पर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसकी ऊंचाई देखा जाए तो लगभग आपकी 30 मीटर आपकी है, और ये हच्छक किस नदी पर है? तो आपकी नर्मदा नदी पर। ठीक है, इस पर है, तो नर्मदा नदी पर है। इसका राइट आंसर एक माफ करिए, इसका भेड़ा घाट पर कौन है? ए नंबर होगा धुआंधार। रुकिए 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 रुकिए, इसका ऑप्शन आपका ये हो जाएगा धुआंधार है। ठीक है, कौन सा है? धुआंधार है। ये मध्य प्रदेश के धुआंधार जलप्रपात भेड़ा घाट पर है। इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, इसका यहाँ पर देखिए जल्दी से, देखो आप लोग पढ़ लिए हैं, इसका ये हो जाएगा धुआंधार। भेड़ा घाट पर कौन सा है? तो आपका धुआंधार। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ए आपका हो जाएगा धुआंधार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत के निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन सा झरना है? देखो, कह रहा है भारत के निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन है? आपका दिया गया है यहाँ पर बर्ची पानी झरना, जोग झरना, मिनी माटा झरना, मीन मटी झरना और आपका कुंचिकल। तो बात तो वही हो गई ना, बात तो वही हो गई ना, कौन सा है? तो आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? कुंचिकल झरना। तो ऑप्शन राइट आपका कौन सा बनेगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, कुंचिकल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है चित्रकूट जलप्रपात जो आपका है, चित्रकूट जलप्रपात जो आपका है, ये आपके कहां पर है? 15 नंबर बताइएगा कि चित्रकूट जलप्रपात जो स्थित है वो किस जिले में? तो अभी हमने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ का जो जिला है वो आपका कौन सा? आपका बस्तर जिले में। किस में है? बस्तर जिले में। और आपकी कौन सी नदी है? तो आपका इंद्रावती नदी पर आपका स्थित है। ठीक है, इंद्रावती नदी पर आपका स्थित है। राइट आंसर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है बिंबनाथ झील, बिंबनाथ झील है ये कहां पर है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद सभी को, राधे राधे, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।